नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। देश में विपक्ष की, विरोधी दलों की क्या पहचान होती है? यही कि वो सत्ता में जो सरकार होती है उससे लड़ती है, जनता को ये कहती है कि हम अगर सत्ता में आए, आपने हमें वोट दिया, हम पावर में आए तो हम जो है बेहतर काम करेंगे। अभी जो सरकार है उससे अच्छा काम करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है एक रोड मैप है, हम उस रोड मैप पर चलेंगे और आपको जो है अच्छा काम करके दिखाएंगे। आप हमारे शासन में सुखी रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। यही मोटे तौर पर जो है विपक्ष का नैरेटिव होता है, होना चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ लड़े और जनता को ये बताए कि हमें अगर आपने मौका दिया तो हम जो है अभी जो सरकार है उससे बहुत बहुत आगे जाकर अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ भारत में क्या होता है, भारत में विपक्ष की क्या परिभाषा मोटे तौर पर जो है प्रैक्टिकल टर्म में बन गई है, वो है उसका हिंदू विरोध। हिंदू विरोधी दरअसल वो आधार है जिस पर जो है विपक्षी दल जो है, भारत के विपक्ष जो है खड़ा है और इसी को लेकर जो है वो चुनाव में जाता है। जैसे ही चुनाव कहीं आता है नज़दीक किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो उसकी निगाह जो है सबसे पहले मुसलमान वोट पर जाती है और वो इस कोशिश में जुड़ जाता है कि कैसे वो जो है मुसलमानों को अपने साथ लाए। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ खड़ा दिखे। तो मुसलमानों का साथ देने के लिए, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा दिखने के लिए जो है विपक्ष जो है हिंदू विरोध में खड़ा हो जाता है, हिंदुओं के विरोध में खड़ा होता है। और मोटे तौर पर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी जो है हाल के दिनों में चुनाव हुए, जिन जिन राज्यों में, आपको जड़ में यही दिखेगा। विपक्ष की जो पहचान है, विपक्ष का जो पूरा नैरेटिव होता है, उसका मूल में यही बात होती है, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होना है और मुसलमानों का साथ देना है। क्योंकि हर राज्य में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए अब ये बात भी बेमानी है, ये चर्चा भी बेमानी है कि फलना राज्य में जो है इतने सीट पर जो है मुस्लिम जो मतदाता हैं वो जो है उनका प्रभाव है या इतने सीटों को वो प्रभावित करते हैं। तो यही वजह है कि ज़्यादातर राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष का पूरा ध्यान जो है मुस्लिम वोट को हासिल करने पर चली जाती है और इसके लिए उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ दिखें। तो यही पहचान जो है विपक्ष की अब बन गई है और इसका नतीजा, इसका खामियाजा जो है उन्हें मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, अभी जो निकाय चुनाव हुआ कर्नाटक में, अभी 24 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया है। वहाँ 4 जो टाउन पंचायत हैं वहाँ चुनाव हुए थे। दरअसल ये 3 जिले हैं, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और ग्रामीण बेंगलुरु जो है, उसको ये 3 जिले, और इसमें जो है ये 4 टाउन पंचायत के इलेक्शन हुए थे। और इसमें जो है इसके अलावा जो है ये जो बेंगलुरु ग्रामीण का नगर परिषद और रायचूर जिले का नगर पंचायत में एक एक वार्ड के लिए उपचुनाव भी हुआ था। तो मतलब टोटल जो है 76 वार्ड में से 48 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं और सिर्फ 23 वार्ड जो है कांग्रेस के हिस्से में गया है। और आपको बता दें कि ये जो 4 टाउन पंचायत है उसमें एक बसेट हल्ली है, एक इलाका जहाँ से ये बीजेपी ने जीत हासिल की है, वो दरअसल पहले कांग्रेस का गढ़ था। ये जो वहाँ के अध्यक्ष हैं कर्नाटक कांग्रेस के, डीके शिव कुमार, और डिप्टी सीएम भी हैं, उनका ये गढ़ है। बल्कि उनके भाई जो पूर्व सांसद हैं डीके सुरेश, वो सब इसी इलाके से आते हैं। मतलब बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ से जो है ये सीट, बसेट हल्ली की सीट जो है जीत ली है, वहाँ जो है उसने अपनी जीत दर्ज की है। तो अब देखिए, निकाय चुनाव जो हो रहे हैं राज्यों में एक एक करके, उससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि जनता को अब ये समझ में आ गया है, ये देख रही है जनता कई महीनों से, खासकर जो है पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से उन्हें ये समझ में आ गया है कि जो विपक्ष है वो हिंदू विरोधी है और इसके खिलाफ उन्होंने जो है अपना मत जो है, अपना निर्णय देना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत जो है, अभी ताज़ा मामला तो कर्नाटक ही है। और देखिए, कर्नाटक के बस कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए थे लोकल बॉडीज़ के, और वहाँ 288 में से जो है 120 से ज़्यादा सीटें, ये हुए थे चुनाव दरअसल नगर परिषद और नगर पंचायत के, तो उसमें से 120 पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की। और इसके साथ जो पार्टी है आपका, ये एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना, उसने 54 सीटें जीती। और इनके साथ अजीत पवार वाली जो एनसीपी है उसने 40 सीटें जीती।
और कांग्रेस के साथ जो उद्धव वाली शिवसेना है और फिर ये शरद पवार वाली एनसीपी है, उन्हें कितने सीट मिले? तो कांग्रेस को 34 सीट्स मिले उसमें से, और आपको ये जो शिवसेना है उद्धव वाली, उन्हें 8 मिले, और शरद पवार वाली एनसीपी को कुल 7 सीट मिली। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ भी जो है बीजेपी ने जो है अपना परचम फहराया। तो देखिए कि कैसे वहाँ भी जो है महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव में जो है ये दिखाया है लोगों ने कि अब वो जो है विपक्ष की जो ये चाल है, विपक्ष का जो ये चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा, वो उसके सामने आ गया है। और देखिए ये जो 2 उदाहरण है कर्नाटक का और उसके बाद फिर उसके ठीक पहले महाराष्ट्र का, तो दोनों के अपने अपने बैकग्राउंड है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो विपक्षी दल का जो ये हिंदू विरोधी चेहरा है, आप कह सकते हैं कि हिंदू द्रोही ये पार्टियां हैं, सनातन विरोधी जो ये पार्टियां हैं विपक्षी दल, उनका एक बैकग्राउंड रहा है इस रिजल्ट के पहले कि उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने अपने राज्यों में, कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र में, जिसमें जनता ने देखा है कि कैसे जो है ये हिंदुओं को इग्नोर करते हैं और मुसलमानों के साथ जाकर खड़ा होते हैं। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार 2023 में आई है, तब से वहाँ के लोगों ने देखा है कि कैसे ये इसने जो है अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया है और कैसे जो है वो हर ज़रूरी गैर ज़रूरी मुद्दों पर मुसलमानों के साथ खड़ी दिखी है। और उसी का नतीजा जो है अब एक एक कर सामने आ रहा है। आप महाराष्ट्र को याद कीजिए कि महाराष्ट्र में जो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार थी पिछली, उसने जो है कैसे कैसे काम किए हिंदुओं के खिलाफ। आप महाराष्ट्र का पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा कि कैसे उस समय ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो है चिट्ठी लिखी थी इन्हीं विपक्षी दलों को, शिवसेना उद्धव वाली, एनसीपी पवार वाली, कांग्रेस, इनको, कि भाई हम आपको समर्थन देंगे लेकिन आपको हमें ये मांग मांगनी पड़ेगी। और 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इसमें एक तो था कि मुसलमानों को 10% आरक्षण देंगे, आरएसएस पर बैन लगाएंगे, और ये जो वक्फ में संशोधन होना है, जो विधेयक आना है, उसका विरोध करेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के 48 जिलों में जो है कब्रगाह, मस्जिद, दरगाह, इन जमीनों को मुक्त कराना। इसके अलावा ईश निंदा लाने की भी बात थी, कानून की बात। मतलब तमाम ऐसी ऐसी मांगे थी जिससे ये साफ दिख रहा था कि ये पूरा जो है विपक्षी दल है वहाँ का, महाराष्ट्र का, वो झुक गया है, नतमस्तक है इन उलेमाओं के सामने। और देखिए मैं बात ये यूं ही नहीं कह रहा कि इस देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि इसका एक लंबा सिलसिला रहा है, लंबा बैकग्राउंड रहा है उनका, उनके हिंदू विरोध का। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो वहाँ तो कांग्रेस भी है विपक्ष में, और कांग्रेस पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो उसके बारे में तो लोग जानते हैं कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है। लेकिन जो और पार्टियां हैं जैसे कि एनसीपी है शरद पवार की, तो शरद पवार का भी जो है हिंदू विरोध का एक जो है उनका बैकग्राउंड रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1993 में जो है मुंबई में जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। उसमें 11-12 विस्फोट हुए थे, एक के बाद एक जो है, सुबह से लेकर दोपहर तक। और उस समय मैं मुंबई में ही था, पीटीआई में था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, और मैंने देखा था, बल्कि एक ब्लास्ट तो मैंने अपने सामने देखा था जो कि वहाँ एयर इंडिया की बिल्डिंग में हुआ था। उस समय में मैं वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में किसी दोस्त से मिलने गया था, और वहाँ से निकलते वक्त जो है ठीक सामने जो है एयर इंडिया की बिल्डिंग पड़ती है, तो उसका जो बेसमेंट है उसमें ब्लास्ट हुआ था। और ब्लास्ट के बाद जो है लोग वहाँ से खून और धूल से लथपथ मुझे आते दिखे थे, घायल लोग। और उसके बाद फिर एक खबर आती चली गई कि यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि तब मोबाइल नहीं होते थे, यही लैंडलाइन होता था। लेकिन घंटे आधे घंटे के अंदर ही जो है और जो ब्लास्ट हुए उसके बारे में पता लग गया था। तो तब मैं मुंबई में ही था। तब उसके बाद फिर ये खबर आई थी सालों बाद जो है शरद पवार के बारे में, कि उन्होंने कहा था तब कि जो वहाँ 11 बम ब्लास्ट नहीं हुए बल्कि 12 हुए। मतलब एक बम ब्लास्ट की बात उन्होंने एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दी थी, और वो जो हुआ था बम ब्लास्ट, उनके हिसाब से वो मस्जिद में हुआ था, मोहम्मद अली रोड पे। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि भाई सिर्फ जो है इसमें हिंदू ही नहीं मारे जा रहे हैं, मतलब मुसलमानों के इलाके में भी ब्लास्ट हुए हैं। बाद में उन्होंने इसकी ये सफाई दी थी कि मैंने अगर ऐसा नहीं कहता तो आग लग जाती और तमाम हिंसा होती, और इधर उधर की बातें उन्होंने की थी। लेकिन उनका जो है हिंदू विरोध जो है
वो दिखा है लोगों को, सालों में दिखता है, महाराष्ट्र में भी। तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंदू विरोध का, है, शरद पवार का भी है, और कांग्रेस के बारे में तो दुनिया जानती है। और एक देखिए नई ये जो बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उसके जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उनके बारे में तो कुछ कहना ही जो है, मतलब कि अब क्या कहा ही जाए। कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, शरद पवार भी पुराने नेता हैं, लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे हैं जिनकी अब शिवसेना है, यूबीटी, उनके पिता बाल ठाकरे, आप उन्हें याद कीजिए, उनकी शिवसेना को याद कीजिए, और अब जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देखिए। और हाल के सालों में जो है उद्धव ठाकरे ने जो काम किए हैं महाराष्ट्र में, कैसे वो हिंदुओं के खिलाफ जो है मुसलमानों के साथ खड़ी दिखी है, उसे यहाँ लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है, दुनिया ने देखा है, और उसका उसका नतीजा उन्हें खामियाजा भुगतना जो है शुरू हो गया, उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी वो उनकी जो शिवसेना है वो गिड़गिड़ा रही है कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस ने मना कर दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ बीएमसी के चुनाव में साथ नहीं रहेंगे। तो ये हाल हो गया है अब उद्धव की शिवसेना का, मतलब जिसके पिता कांग्रेस के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल करते थे जो थोड़ा असंसदीय है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस में जाना हुआ तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, मतलब शिवसेना बंद कर दूंगा। और उसी कांग्रेस के सामने उद्धव की शिवसेना जो है गिड़गिड़ा रही है, याचना कर रही है कि कांग्रेस हमारे साथ हो जाए। बताइए क्या दिन आ गए हैं, मतलब शिवसेना के, बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना के। तो ये सारे वो बैकग्राउंड हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इस देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हो गई हैं। तो देखते हैं विपक्ष अब इससे कोई सबक लेता है या इसी रास्ते पर आगे चलना जारी रखता है। क्योंकि अभी देखिए 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो वहाँ दरअसल अब ये दिखेगा कि क्या विपक्षी दल अब भी जो है हिंदुओं के खिलाफ खड़ी होती दिखेगी, खासकर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, इसके अलावा असम में कई राज्य हैं ऐसे, और ये सारे वैसे राज्य हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या जो है ज़्यादा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।